हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी सीए फाइनल। तो आज अपन देखेंगे जो अपना प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर चल रहा था उसमें अपन प्राइसिंग कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब प्राइसिंग मेथड्स अपन सीखने जा रहे हैं आज। तो अगर आपको अनअकैडमी पे सभी फाइनल की सभी क्लासेस का लाइव लेक्चर देखना है, फुल कोर्स देखना है, तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसमें आपको सीए फाइनल का कोर्स परचेज करना होगा। इसमें आप अपने कंफर्टेबलनेस के अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1 मंथ का भी ले सकते हो, 2 मंथ का भी ले सकते हो, 12 मंथ्स का भी ले सकते हो और 24 मंथ्स का भी ले सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो अतुल सीए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्राइसिंग डिसीजन का लेक्चर नंबर 4 जो है प्राइसिंग मेथड्स। अपन प्राइसिंग मेथड्स सीखने जा रहे हैं कि अपन प्रोडक्ट की प्राइस को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो पूरा प्रैक्टिकल रहने वाला है। कल अपन ने देखा था कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी, न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो थ्योरेटिकल था, आज अपन प्राइसिंग मेथड सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस वाले टॉपिक को, प्राइसिंग मेथड्स को। तो आपके जो कोर्स में प्राइसिंग मेथड्स दे रखे हैं, 3 तरह के प्राइसिंग मेथड दे रखे हैं। एक दे रखा है कंपटीशन बेस्ड मेथड, एक दे रखा है कॉस्ट बेस्ड मेथड और एक दे रखा है वैल्यू बेस्ड मेथड। एक कंपटीशन बेस्ड, एक कॉस्ट बेस्ड और एक वैल्यू बेस्ड मेथड दे रखा है। अब हम इन्हीं को सीखते हैं। प्राइसिंग मेथड्स क्या देख रहे हैं अपन? प्राइसिंग मेथड्स की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन। एक मेथड दे रखा है आपको कोर्स में कॉस्ट बेस्ड, दूसरा मेथड दे रखा है आपके कोर्स में कंपटीशन बेस्ड और तीसरा मेथड दे रखा है वैल्यू बेस्ड। तो 3 तरह के प्राइसिंग मेथड आपके कोर्स में दे रखे हैं, कॉस्ट बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड और वैल्यू बेस्ड मेथड। कॉस्ट बेस्ड मेथड 2 तरह के होते हैं। एक होता है ये फुल कॉस्ट मेथड और दूसरा होता है आरओआई या आरओसीई मेथड। आरओआई आरओसीई मेथड मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। कंपटीशन बेस्ड मेथड भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है गोइंग रेट प्राइसिंग और दूसरा होता है सील्ड बिड प्राइसिंग। ऐसे ही जो वैल्यू बेस्ड मेथड है ये मार्केट रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। ये न्यू मेथड है, ये पहले आपके कोर्स में नहीं था, अब ये नए ज़माने का मेथड है वैल्यू बेस्ड मेथड। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च। तो ये मार्केट रिसर्च के ऊपर बेस होता है। तो प्राइसिंग के मेथड एक कॉस्ट बेस, एक कंपटीशन बेस, एक वैल्यू बेस। कॉस्ट बेस 2 तरह के दे रखे हैं, फुल कॉस्ट आरओ या आरओसी मेथड। कंपटीशन बेस भी 2 तरह के दे रखे हैं, गोइंग रेट और सेल बिड प्राइसिंग। वैल्यू बेस मेथड जो होता है वो होता है मार्केट रिसर्च के ऊपर बेस होता है। जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 99% आपके आते हैं कॉस्ट बेस मेथड के, क्योंकि जो कॉस्ट बेस मेथड है ये पूरा प्रैक्टिकल है। कंपटीशन बेस मेथड जो होता है ये पूरा थ्योरेटिकल होता है और जो वैल्यू बेस मेथड है ये अभी न्यू आया है, इसका कोई क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल में नहीं दे रखा। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल प्राइसिंग डिसीजन में वो आते हैं कॉस्ट बेस मेथड के। तो सबसे पहले अपन इसी को स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट बेस्ड मेथड्स। कॉस्ट बेस्ड मेथड्स को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने बताया था कॉस्ट बेस्ड मेथड 2 तरह के होते हैं, एक होता है फुल कॉस्ट मेथड, दूसरा होता है आरओआई या आरओसीई मेथड। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसमें फुल कॉस्ट मेथड। फुल कॉस्ट मेथड से कैसे प्राइस निकाली जाती है, फुल कॉस्ट मेथड को फॉलो करके कैसे सेलिंग प्राइस निकाली जाती है, ये अपन सीखने जा रहे हैं। तो फुल कॉस्ट मेथड में जो आप सेलिंग प्राइस निकालोगे, सेलिंग प्राइस, इसका फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होगा? टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में आप क्या ऐड कर दो, जितना आपको प्रॉफिट मार्जिन अर्न करना है, 15%, 20%, 25%, जितना भी आपको मार्जिन अर्न करना है उतना ऐड कर दो, आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस। अब एक टोटल कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट लोगे? तो टोटल कॉस्ट में आपको 2 तरह की कॉस्ट लेनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। क्या क्या लेनी है? वेरिएबल कॉस्ट भी लेनी है और फिक्स कॉस्ट भी लेनी है। ऐसा नहीं ओनली वेरिएबल लेनी है, आपको दोनों कॉस्ट लेनी है, वेरिएबल कॉस्ट भी लेनी है और फिक्स कॉस्ट भी लेनी है। और उसमें क्या ऐड करना है आपको? डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन आपको अपना ऐड करना है। इससे क्या आ जाएगी? आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब फुल कॉस्ट मेथड का अपन एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, इससे आप और समझ में आ जाएगा।
फुल कॉस्ट मेथड का अपन एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। मान लो एक कंपनी है जो बोतल बनाती है, बोतल मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी बोतल मैन्युफैक्चरर है। उसने एस्टिमेट किया कि अगले साल जो प्रोडक्शन होगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, वो होगा 10,000 यूनिट्स का। कितनी बोतल बनाएगी अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर कितनी बोतल बनाएगी वो 10,000 यूनिट्स बनाएगी। इसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी थी वो दे रखी है, मान लो आपको 8,000 यूनिट्स की। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 8,000 यूनिट्स की। ये आपको डिटेल दे रखी है। अब आपको आगे बता रखा है कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो बोतल बना देगी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर लगेगा वो आपको बता जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल आपको बता रखा है, पर यूनिट में बता रखा है कॉस्ट स्ट्रक्चर 9 रुपये। डायरेक्ट मटेरियल कितना बता रखा है, 9 रुपये। डायरेक्ट लेबर आपको बता रखी है 6 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड आपको बता रखे हैं 5 रुपये। और जो फिक्स ओवरहेड है ये आपको बता रखे हैं 10 रुपये पर यूनिट। फिक्स ओवरहेड क्वेश्चन में आपको टोटल में देगा, वैसे मेनली किस में देता है, टोटल में, लेकिन पर यूनिट में दे दे तो भी अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपन कन्वर्ट करके टोटल में निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड आपको पर यूनिट की डिटेल दे रखी है। इसके बाद आपको बता रखा है प्रॉफिट मार्जिन रिक्वायर्ड। आपको प्रॉफिट मार्जिन रिक्वायर्ड है 20% ऑन सेल्स। कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको रिक्वायर्ड है, 20% ऑन सेल्स। आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। ये डिटेल दे रखी है, इसके बेस पे आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है बोतल की। ऐसा क्वेश्चन आता है फुल कॉस्ट मेथड का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका। अब इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को अपन सोल्व करेंगे। एक बोतल मैन्युफैक्चरर है, एस्टिमेटेड कितना किया उसने 10,000 यूनिट्स, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 8,000 यूनिट्स। पर यूनिट की आपको डिटेल दे रखी है। प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स बता रखा है। सेलिंग प्राइस अपन पर यूनिट अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कभी भी आप सेलिंग प्राइस निकालो फुल कॉस्ट मेथड फॉलो करके, एक बात तो याद रखना, आपको वो टोटल बेसिस पे करना है। टोटल बेसिस मतलब आपको पर यूनिट डाटा दे रखा है ना, उसको टोटल में कन्वर्ट करना है। टोटल पर यूनिट में नहीं करना, आपको टोटल बेसिस पे करना है। मतलब टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट में आपको टोटल प्रॉफिट ऐड करना है। टोटल कॉस्ट में टोटल प्रॉफिट ऐड कर दोगे क्या आ जाएगी, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स को फिर नंबर ऑफ यूनिट से आपको डिवाइड करके पर यूनिट निकालना है। मतलब इंस्टीट्यूट कैसे करता है, पर यूनिट में आंसर नहीं करता। इंस्टीट्यूट पहले टोटल कॉस्ट निकालता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर उसमें टोटल प्रॉफिट ऐड कर देता है, क्या आ जाती है आपकी टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स को डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ यूनिट से, क्या आ जाती है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आपको भी वैसे करना है। अपन करते हैं इसको, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अपन कैलकुलेट करते हैं। और कौन सा मेथड करेंगे अपन हमेशा, टोटल बेसिस पे। कैसे सोल्व करेंगे, टोटल बेसिस पे। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, आपका आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच हो, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा आपको, टोटल बेसिस फॉलो करना पड़ेगा। तो अपन ने भी मेथड पढ़ा था फुल कॉस्ट मेथड। फुल कॉस्ट मेथड में सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं अपन, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों कॉस्ट लेते हैं, और उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। अब अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। मतलब ये तीन कौन से नेचर की कॉस्ट है, वेरिएबल। ये तीनों क्या होती हैं, वेरिएबल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है। प्राइम कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है। वेरिएबल ओवरहेड तो वेरिएबल होते ही हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड क्या है, वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है। फिक्स ओवरहेड फिक्स नेचर की कॉस्ट है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी दे रखी है आपको, डायरेक्ट मटेरियल। बताओ कितनी दे रखी है डायरेक्ट मटेरियल, 9 रुपये पर यूनिट दे रखी है आपको, 9 रुपये पर यूनिट दे रखी है। अब कितने यूनिट से इंटू करोगे, बताओ, नॉर्मल कैपेसिटी से इंटू करोगे या एस्टिमेटेड कैपेसिटी या एस्टिमेटेड प्रोडक्शन से इंटू करोगे। एक बात याद रखना, जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो हमेशा एस्टिमेटेड कैपेसिटी के बेस पे अपन निकालते हैं। वेरिएबल ओवरहेड किसके बेस पे निकालते हैं, एस्टिमेटेड कैपेसिटी या एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के बेस पे निकालते हैं। और जो फिक्स ओवरहेड होते हैं वो हम किसके बेस पे निकालते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी। फिक्स ओवरहेड नॉर्मल और वेरिएबल हमेशा एस्टिमेटेड। वेरिएबल एस्टिमेटेड के बेस पे और फिक्स नॉर्मल के बेस पे, ये याद रखना आप।
बाकी मैं इसका अलग से एक वीडियो ले लूँगा कि फिक्स को नॉर्मल के बेस पे क्यों निकाला जाता है, वेरिएबल को एस्टिमेटेड के बेस पे क्यों निकाला जाता है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन ये याद रखना, फिक्स हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे निकाले जाते हैं और वेरिएबल हमेशा एस्टिमेटेड कैपेसिटी के बेस पे। ये AS2 भी यही बात बोलता था, कॉस्टिंग में भी यही बात फॉलो होती है। तो एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपकी कितनी है, 10,000 यूनिट्स की है। तो डायरेक्ट मटेरियल को किससे इंटू करोगे, 10,000 यूनिट से। तो टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना आ गया, 90,000 रुपये का आ गया। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर निकाल लेते हैं अपन। कितना दे रखा है डायरेक्ट लेबर, 6 रुपये पर यूनिट दे रखा है। 6 को किससे इंटू कर दो, वही 10,000 यूनिट से इंटू कर दो, कितना आ गया, 60,000 आ गया। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड भी वेरिएबल होते हैं। कितना दे रखा है, 5 रुपये पर यूनिट, वही 5 को किससे इंटू कर दो, 10,000 यूनिट से, क्योंकि तीनों के तीनों वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है और वेरिएबल हमेशा किसके बेस पे निकाली जाती है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के बेस पे। तो कितनी आ गई, 50,000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 2 लाख आ गई। ये तो आ गई वेरिएबल कॉस्ट। अब देखते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको 10 रुपये पर यूनिट। क्वेश्चन में कभी कभी टोटल भी दे सकता है, मान लो दे दी 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। अगर टोटल दे रखी है डायरेक्ट ऐड कर देना, आपको कुछ पर यूनिट में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर यूनिट दे रखी है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे अपन। 10 रुपये पर यूनिट दे रखी है, बताओ कितने यूनिट से इंटू करोगे। मैंने अभी बताया आपको, वेरिएबल कॉस्ट तो एस्टिमेटेड के बेस पे होती है और फिक्स कॉस्ट किसके बेस पे होती है, नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे। फिक्स कॉस्ट किसके बेस पे होती है, नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पे। तो किससे इंटू करोगे इसको आप, 8,000 यूनिट से। फिक्स कॉस्ट को हमेशा किससे इंटू करोगे, नॉर्मल कैपेसिटी से। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल कैपेसिटी दे रखी है तो, नॉर्मल नहीं दे रखी तो फिर अपन एस्टिमेटेड यूज़ कर लेते हैं। तो कितना आ गया, 80,000 आ गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई 2,80,000 रुपये की। कितनी आ गई, 2,80,000 रुपये की। दो 2,80,000 की टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपको ऐड करना है प्रॉफिट मार्जिन प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मार्जिन कितना दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में, देखो 20% ऑफ सेल्स। 20% ऑफ सेल्स दे रखा है। 20% ऑफ सेल्स का मतलब होता है 25% ऑफ कॉस्ट। 20% ऑफ सेल्स का मतलब कितना होता है, 25% ऑफ कॉस्ट। आप यूनिटरी मेथड लगा के निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड लगा के आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो सेल्स 100 है, सेल्स कितनी है, 100। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20% ऑफ सेल्स मतलब कितना हुआ, 20। तो कॉस्ट कितनी आ गई, 80 है। कॉस्ट कितनी आ गई, 80 आ गई। अब प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट 80 है, तो कितना परसेंट हो गया, निकाल के देख लो, 25%। यूनिटरी मेथड लगा के आप इसको निकाल सकते हो। तो 20% ऑफ सेल्स मतलब क्या होता है, 25% ऑफ कॉस्ट। 20% ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, 25% ऑफ कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना ऐड करोगे, 25% ऑन 2,80,000। कॉस्ट का 2,80,000 का कितना कर दो, 25%। कितना आया, ये आ जाएगा 70,000। ये ऐड किया, आपकी टोटल सेल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3.5 लाख। 2,80,000 प्लस 70,000 कितनी आ गई, 3,50,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल दो। 3,50,000 को डिवाइड कर दो, कितना यूनिट्स बना रहे थे आप, प्रोडक्शन कितना था आपका, 10,000 यूनिट्स का, उसे डिवाइड कर दो। मतलब सेल्स प्राइस भी जो निकालते हैं वो भी अपन किसके बेस पे निकालते हैं, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के बेस पे। ये नॉर्मल कैपेसिटी कहाँ यूज़ करते हैं अपन, ये नॉर्मल कैपेसिटी जो थी ना, ये ओनली किसके लिए यूज़ होती है, फिक्स कॉस्ट के लिए यूज़ होती है, बाकी कहीं काम नहीं आती है। किसके लिए यूज़ होती है, ओनली फिक्स कॉस्ट के लिए। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आ गई आपकी, 35 रुपये। ये आंसर आ जाएगा आपका 35 रुपीज़। अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, फुल कॉस्ट का क्वेश्चन आ जाए तो टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आपको करना है। एक बात क्या याद रखनी है, हमेशा टोटल बेसिस पे करना है। मतलब ये फिगर जो आपको लिखनी है, टोटल लिखनी है, पर यूनिट नहीं लिखनी। कैसे लिखनी है, टोटल फिगर लिखनी है। दूसरी बात, आपको वेरिएबल कॉस्ट को अलग शो करना है और फिक्स कॉस्ट को अलग शो करना है। इंस्टीट्यूट भी हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को अलग शो करता है, फिक्स कॉस्ट को आपको अलग शो करना है। तो ये बात याद रखना है, तो टोटल बेसिस पे करना है और वेरिएबल कॉस्ट को अलग और फिक्स कॉस्ट को अलग आपको शो करना है। अगर आपको 10 में से 10 मार्क्स चाहिए अगर प्राइसिंग डिसीजन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है। तो टोटल बेसिस पे करना है, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट को अलग रखना है और फिक्स कॉस्ट को अलग शो करना है।
तो ये तो अपन ने देख लिया कौन सा मेथड, कॉस्ट बेस्ड मेथड में फुल कॉस्ट मेथड अपन ने समझ लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी आएंगे, या तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन कभी कभी वो एडजस्टमेंट दे देता है, मतलब एक दो फिगर मिसिंग दे देता है, फिर आपको वो फिगर भी निकालनी पड़ती है, तो वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। फुल कॉस्ट मेथड अपन ने देख लिया। दूसरा मेथड अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ROI या ROCE मेथड। कौन सा मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं? ROI या ROCE मेथड। ये भी कॉस्ट बेस्ड मेथड होता है ROI ROCE मेथड। अब इसमें जो सेलिंग प्राइस आप निकालते हो उसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड ROI इन रुपीस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो? यहाँ टोटल कॉस्ट, कॉस्ट तो आपको टोटल कॉस्ट लेनी है, बस यहाँ ऐड क्या करना है, डिजायर्ड ROI इन रुपीस। वहाँ ऐड क्या करते थे अपन, डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ डिजायर्ड ROI आपको ऐड करना है। टोटल कॉस्ट में क्या क्या लेना है, सेम वही चीज़ें लेनी है आपको, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब दूसरा इसमें है ये डिजायर्ड ROI इन रुपीस, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसका फॉर्मूला दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROI परसेंटेज बिफोर टैक्स। डिजायर्ड ROI इन रुपीस निकालने का फॉर्मूला क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड रिक्वायर्ड होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालनी पड़ेगी, और इनटू किससे करना होगा, ROI परसेंटेज बिफोर टैक्स। किससे करना होगा, ROI परसेंटेज बिफोर टैक्स। इंस्टीट्यूट हमेशा बिफोर टैक्स इसका आंसर देता है, मतलब आप आफ्टर टैक्स से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको क्या यूज़ करना है, ROI परसेंटेज बिफोर टैक्स ही यूज़ करना है। अब एक कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड होती है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। टोटल एसेट्स में से क्या लेस कर दो, करंट लाइबिलिटीज़ लेस कर दो, आपकी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे आएगी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। आपने काफ़ी बार निकाली होगी FR में, SFM में, तो फॉर्मूला वही है, टोटल एसेट में क्या लेस कर दो, करंट लाइबिलिटी लेस कर दो, आपकी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये ROI परसेंटेज बिफोर टैक्स का क्या चक्कर है? देखो क्वेश्चन में आपको ROI दे रखी होगी, जैसे दे दी ROI 12%, या लिख दिया ROI नेट ऑफ टैक्स 12% या ROI नेट ऑफ टैक्स 15%, ऐसा दे रखा होगा। तो क्वेश्चन में जो ROI दे रखी होती है वो हमेशा आफ्टर टैक्स दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है, आफ्टर टैक्स। आपको उसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी ROI दे रखी होती है वो आफ्टर टैक्स दे रखी होती है। हाँ, स्पेशली लिख दे, वो क्वेश्चन में क्या लिख दे, स्पेशली लिख दे कि ये ROI जो है ROI बिफोर टैक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन वो ले लेंगे, वो परसेंटेज ले लेंगे। लेकिन स्पेशली ना लिखे तो क्या मानना है आपको, वो कौन सी ROI दे रखी है क्वेश्चन में, आफ्टर टैक्स ROI दे रखी है, तो उसको बिफोर टैक्स कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ROI परसेंटेज आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, ये करके आप उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो ROI क्वेश्चन में दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी आपको, हमेशा आफ्टर टैक्स दे रखी होगी। कुछ नहीं लिख रखा तो भी क्या मानना है, वो आफ्टर टैक्स है, तो आपको उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स में। बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, ROI परसेंटेज आफ्टर टैक्स ले लेना, डिवाइड कर देना 1 माइनस टैक्स रेट से, वो क्या आ जाएगी, ROI परसेंटेज बिफोर टैक्स। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली क्या लिख दे, क्वेश्चन में स्पेशली क्या लिख दे कि वो ROI जो है बिफोर टैक्स है, तो आपको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी ROI को ले लेना। लेकिन लिखे नहीं स्पेशली, तो आपको क्या मानना है, वो ROI जो दे रखी है वो क्या है, नेट ऑफ टैक्स है, मतलब आफ्टर टैक्स है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करोगे, ROI परसेंटेज आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट से आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आ जाएगी ROI परसेंटेज बिफोर टैक्स। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से इंटू कर दोगे, क्या आ जाएगी आपकी, डिजायर्ड ROI आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में उसको ऐड कर दो, आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। मान लो आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 2 लाख रुपए की, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 3 लाख रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 2 लाख की, फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए की आपको दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 20 लाख का। कितना दे रखा है, 20 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है।
ROI रिक्वायर्ड आपको बता रखी है 12% नेट ऑफ टैक्स। ये आपको ROI रिक्वायर्ड बता रखी है 12% नेट ऑफ टैक्स। टैक्स रेट आपको दे रखी है 40%। कितनी दे रखी है? 40%। अभी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दे रखी है। आप मान लो पेन बनाते हो, क्या बनाते हो? पेन मैन्युफैक्चरर हो, उसकी दे रखी है। किसकी दे रखी है? पेन मैन्युफैक्चरर की वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है। और जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं पेन के 1 लाख यूनिट्स। कितने दे रखे हैं? 1 लाख यूनिट्स के पेन के दे रखे हैं। आपको ROI मेथड को फॉलो करके सेलिंग प्राइस निकालनी है पेन की। क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस निकालनी है ROI मेथड को फॉलो करके, क्योंकि ROI दे रखी है। तो ROI मेथड को फॉलो करके आपको क्या निकालनी है? पेन की सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट प्लस डिवाइड ROI इन रुपीज़ आपकी आ जाएगी पेन की सेलिंग प्राइस। तो अपन इसको यहीं करते हैं। बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन में? 2 लाख की वेरिएबल कॉस्ट, 3 लाख की फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2 लाख प्लस 3 लाख कितनी हो गई? 5 लाख की टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपको ऐड क्या करना है? इसमें डिवाइड ROI इन रुपीज़ ऐड करना है आपको। ये कैसे निकालते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ROI परसेंटेज बिफोर टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको दे रखी है, कैलकुलेट नहीं करनी, आपको दे रखी है। यहाँ पे कितनी दे रखी है? 20 लाख की दे रखी है। 20 लाख को किससे इंटू करना है आपको? ROI परसेंटेज बिफोर टैक्स। ROI कितना दे रखा है? 12% नेट ऑफ टैक्स, मतलब आफ्टर टैक्स की 12% दे रखा है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर टैक्स में। कैसे कन्वर्ट करोगे? 12% डिवाइड बाई 1 माइनस 0.40, 1 माइनस टैक्स रेट कर दो। कितनी आई? 12 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.40 करोगे, शायद 20% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20%। 20 लैक्स को 20% से इंटू करो, कितना आ जाएगा? 4 लाख। कितना आ गया? 4 लाख आ गया। तो डिजायर्ड ROI आपकी कितनी आ गई? 4 लाख रुपीज़ की। ये आपकी आ गई डिजायर्ड ROI। 5 लाख प्लस 4 लाख, सेल्स कितनी आ जाएगी आपकी? 9 लाख रुपीज़ की आपकी आ जाएगी सेल्स। ये क्या आ जाएगी आपकी? सेल्स आ जाएगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये कितनी आ जाएगी अब आपकी? 9 लाख डिवाइड बाई कितनी यूनिट थी? 1 लाख यूनिट थी। तो सेलिंग प्राइस आप क्या रखोगे पेन की? 9 रुपये। ये आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस। क्या याद रखना है यहाँ पे? आपको कॉस्ट टोटल लेनी है और डिजायर्ड ROI जब कैलकुलेट करो तो ROI परसेंटेज जो लेना है आपको हमेशा बिफोर टैक्स लेना है, आफ्टर टैक्स नहीं लेना, बिफोर टैक्स लेना है। क्वेश्चन में जो दे रखा होगा हमेशा आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर टैक्स। ये है ROI या ROCE मेथड। तो अपन ने एक तो मेथड देख लिया फुल कॉस्ट मेथड, दूसरा देख लिया ROI ROCE मेथड। यहाँ फिर से अपन एक बार आ जाते हैं। तो फुल कॉस्ट मेथड भी देख लिया, ROI ROCE मेथड भी देख लिया। लेकिन ROI ROCE मेथड में एक केस तो देख लिया, एक केस और होता है स्पेशल केस। वो स्पेशल केस अपन देखने जा रहे हैं। अब वो स्पेशल केस क्या है वो अपन देखने जा रहे हैं। इफ ROI is to be calculated for more than 1 year, then use capital budgeting IRR technique for determining selling price। अब ये क्या चीज़ है इसको और समझते हैं। If ROI is to be calculated for more than 1 year, then use capital budgeting technique for determining selling price। आपको मान लो 1 से ज़्यादा साल की ROI निकालनी है। अब ये केस क्या है? मान लो आपने एक मशीन खरीदी,
एक 8-10 लाख रुपए की आपने एक मशीन खरीदी, मशीन की लाइफ है 4 या 5 साल, कितनी है 5 साल है 10 साल है, इतनी भी दे रखी है उतनी मशीन की लाइफ है। मशीन की लाइफ है 5 साल और वो मशीन आपको हर साल 5000 यूनिट बना के देगी मोबाइल के। कितने यूनिट बना के देगी हर साल? 5000 यूनिट मोबाइल के बना के देगी या 5000 यूनिट किसी प्रोडक्ट के बना के देगी। वो मशीन हर साल आपको 5000 यूनिट किसी प्रोडक्ट के बना के देगी। आपको कॉस्ट दे रखी है, कितनी कॉस्ट आएगी आपको मशीन को चलाने की, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट वगैरह कितनी आएगी, ये दे रखा है आपको। क्वेश्चन में दे रखा है आपको जो ROI रिक्वायर्ड है वो है 10% पर एनम। 10% पर एनम आपको रिक्वायर्ड है 4 सालों तक। कितनी रिक्वायर्ड है? 10% पर एनम आफ्टर टैक्स ROI आपको रिक्वायर्ड है। ऐसी डिटेल दे रखी है आपको कि एक मशीन आपने खरीदी, वो मशीन 4 साल चलेगी, 5 साल चलेगी और हर साल आपको इतनी यूनिट बना के देगी, इतनी यूनिट आपको प्रोडक्ट की बना के देगी और आपको कॉस्ट वगैरह बता रखी है। अब पूछ रहा है और आपको रिटर्न की रेट बता रखी है कि हाँ आपको हर साल 10% पर एनम का रिटर्न चाहिए। अब वो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो। मतलब एक से ज़्यादा साल का क्वेश्चन है, क्योंकि मशीन 4 साल चल रही है, 5 साल चल रही है, एक से ज़्यादा साल का क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा साल की आपको ROI निकालनी है। तो ऐसे केस में आपको टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। कैपिटल बजटिंग टेक्निक आप इंटर में पढ़ चुके, FM में होती थी कैपिटल बजटिंग टेक्निक। वहाँ आप लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते थे तो वहाँ काम आती थी। कैपिटल बजटिंग टेक्निक में क्या होता था? IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक, IRR टेक्निक। तो आपको वही IRR टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बेस पे क्या निकालनी पड़ेगी? सेलिंग प्राइस। IRR टेक्निक को फॉलो करके क्या निकालना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस। अभी कैसे निकलती है IRR टेक्निक को फॉलो करके सेलिंग प्राइस, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे। इस टेक्निक में अपन करते हैं PV ऑफ आउटफ्लो इक्वल्स टू PV ऑफ इनफ्लो। क्या करते हैं इस टेक्निक में अपन? PV ऑफ आउटफ्लो इक्वल्स टू PV ऑफ इनफ्लो इस टेक्निक में। अब ये आउटफ्लो क्या होता है? PV ऑफ आउटफ्लो क्या होता है? जो आप असेट खरीदते हो, जो आपने असेट खरीदा उसकी प्राइस क्या होती है? PV ऑफ आउटफ्लो। कभी कभी आप असेट बनाते भी हो तो असेट जितने का बना, आपके जितने का आपने असेट बनाया वो क्या होता है? PV ऑफ आउटफ्लो। जो असेट जितने का खरीदा वो PV ऑफ आउटफ्लो। जैसे मान लो मशीन आपने 10 लाख की खरीदी तो 10 लाख रुपए क्या होंगे? PV ऑफ आउटफ्लो। अब इनफ्लो क्या होता है? PV ऑफ इनफ्लो ये होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस एडिशनल फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ये आ जाएगा आपका PV ऑफ इनफ्लो। क्या होगा PV ऑफ इनफ्लो? ये आप पहले काफ़ी बार निकाल चुके हैं SFM में या FM में, आप काफ़ी बार इसको निकाल चुके हैं PV ऑफ इनफ्लो, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये कैसे निकलेगा। सेल्स में से क्या लेस कर दो? वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो। वेरिएबल कॉस्ट में से क्या लेस कर दो? एडिशनल फिक्स कॉस्ट। यहाँ ओनली कौन सी फिक्स कॉस्ट लेस करनी होती है? एडिशनल फिक्स कॉस्ट। अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट काम की नहीं होती। अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट काम की क्यों नहीं होती? इसका डिटेल डिस्कशन चैप्टर 6 में होगा। आपके चैप्टर 6 आएगा डिसीजन मेकिंग, वहाँ आपको पता चलेगा अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट काम की क्यों नहीं होती। तो यहाँ क्या लेस करना? आपको ओनली एडिशनल फिक्स कॉस्ट लेस करनी होती है। साथ में क्या लेस करना होता है? मशीन का डेप्रिसिएशन, जो आपने एसेट खरीदा उसका डेप्रिसिएशन। ये लेस करते हैं आपका आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस कर दो टैक्स, आपका आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर ऐड क्या कर दो? डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। आप क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं आपका आ जाएगा कैश फ्लो, PV ऑफ कैश फ्लो आ जाएगा। कैश फ्लो आ जाएगा, फिर उसका PV करेंगे तो क्या आ जाएगा? PV ऑफ कैश फ्लो। ये कैश फ्लो पर ईयर आ जाएगा एक तरीके से, और इसको PV रेट से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? कैश फ्लो का PV। इनफ्लो का क्या आ जाएगा? PV आ जाएगा। एडिशनल फिक्स कॉस्ट, यहाँ अपन टोटल फिक्स कॉस्ट लेस नहीं करते। टोटल क्यों नहीं करते? क्योंकि अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में काम की नहीं होती। जब आप लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते हो तो जो अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट होती है, जो मतलब कॉमन फिक्स कॉस्ट या अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो काम की नहीं होती। तो यहाँ अपन ओनली एडिशनल फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं। अलोकेटेड वाली जो आपने अलोकेट करी है वो वाली लेस नहीं करते। बाकी सब जगह तो अपन सारी फिक्स कॉस्ट ले रहे थे, यहाँ अपन कौन सी लेंगे? ओनली एडिशनल फिक्स कॉस्ट लेंगे इस वाली टेक्निक में। प्राइस निकालने की इस टेक्निक में क्या लेंगे अपन? एडिशनल फिक्स कॉस्ट। एक बात ये याद रखना। तो इससे आ जाएगा आपका PV ऑफ इनफ्लो। अब क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में? आपको सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी होगी, आपको यूनिट्स बता रखी होंगी कि आप हर साल 10,000 यूनिट बना के बेचोगे। वो मशीन कितना यूनिट बनाएगी? हर साल आपको 10,000 यूनिट बना के देगी और आप मार्केट में 10,000 यूनिट बेच दोगे। हर साल कितनी बनाएगी? वो 10,000। सेलिंग प्राइस आपको दे नहीं रखी होगी, तो आपको सेलिंग प्राइस क्या अजूम करनी पड़ेगी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको अजूम करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में X। क्या अजूम करनी पड़ेगी? X। नंबर ऑफ यूनिट से इंटू कर देना, वो आ जाएगी आपकी सेल। जैसे मान लो
हर साल की सेल रहेगी 10,000 यूनिट्स की, तो सेल्स कितनी आ जाएगी 10,000 एक्स, कितनी हो जाएगी सेल्स 10,000 एक्स। इस तरह से अपन को करना पड़ेगा। अब आप इस इनफ्लो को किसके इक्वल रख दोगे, पीवी ऑफ आउटफ्लो। जब इनको इक्वल रख दोगे तो आपको एंड में एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, एक्स की, कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन, इस टेक्निक का। इसका एक एग्जांपल करते हैं अपन। एक एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसने एक मशीन परचेज करी, और मशीन परचेज करी थी इसने 12.5 लाख रुपए में। कितने में करी, 12,50,000 में। लाइफ ऑफ मशीन आपको दे रखा है 4 ईयर्स। कितना दे रखा है, 4 ईयर्स की लाइफ दे रखी है मशीन की। अब इस मशीन से वो, इस मशीन जो परचेज करी है 4 साल की लाइफ है, इससे वो एक कैलकुलेटर बनाते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करेंगे। और कैलकुलेटर कितना मैन्युफैक्चर होगा, 4,000 यूनिट्स पर ईयर। हर साल ये मशीन कितने कैलकुलेटर बना के देगी उनको, 4,000 यूनिट पर ईयर हर साल ये कैलकुलेटर बना के देगी। जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी कैलकुलेटर बनाने की, वो आएगी ₹125 पर यूनिट। कितनी आएगी, 125 रुपये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आएगी। जो अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है वो है ₹10 पर यूनिट। अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, ₹10 पर यूनिट। इसके अलावा एडिशनल फिक्स कॉस्ट आपको बता रखी है, जो आएगी वो बता रखी है कि हर साल आएगी 1,12,500 की। क्या आएगी आपके, एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी पर ईयर। कितनी आएगी, 1,12,500। इसके बाद आपको बता रखा है रिक्वायर्ड ROI जो है कंपनी की, वो है 15% पर एनम आफ्टर टैक्स। 15% पर एनम आफ्टर टैक्स रिक्वायर्ड ROI है। और जो टैक्स रेट है वो दे रखी है आपको 30%। कितनी दे रखी है, 30% टैक्स रेट दे रखी है। और इस ROI का पीवी वैल्यू बता रखी है इन्होंने, पीवी ऑफ एन्युटी फॉर 4 ईयर्स, वो बता रखी है आपको इन्होंने 2.854। नहीं दे रखी होती तो भी आप निकाल लेते। कैसे निकालते हैं अपन, 1/1.15 ऐसे तो करके निकालते हैं अपन, SFM में काफ़ी बार करते हैं, फिर इनको ऐड कर देते हैं। तो पीवी ऑफ एन्युटी फॉर 4 ईयर कितना दे रखा है, 2.854। ये आपको डिटेल दे रखी है। अब आपको इसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है। ये एक एग्जांपल है इस वाले मेथड का। तो अब इसको करते हैं। सबसे पहले मोर देन 1 ईयर का क्वेश्चन है।
अब इसको अपन एक बार सोल्व करते हैं। मैं एक बार यहाँ थोड़ा रफ कर देता हूँ, जगह हो जाएगी अपने पास। तो ये क्वेश्चन है, अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा अपन को? कैपिटल बजटिंग टेक्निक। कौन सी? आईआरआर टेक्निक। आईआरआर टेक्निक क्या बोलती है? पीवी ऑफ आउटफ्लो इक्वल्स टू पीवी ऑफ इनफ्लो। ये आपको करना पड़ेगा। पीवी ऑफ आउटफ्लो क्या है? असेट कितने में खरीदा था, वही तो पीवी ऑफ आउटफ्लो होता है। कितने में खरीदा था आपने? 12,50,000। ये तो 12,50,000 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? पीवी ऑफ इनफ्लो। पीवी ऑफ इनफ्लो ये आपको कैलकुलेट करना है। पीवी ऑफ इनफ्लो आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? लेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू एक्स। सेलिंग प्राइस को अपन एक्स अज्यूम कर लेते हैं। अब पीवी ऑफ इनफ्लो अपन कैलकुलेट करते हैं। बताओ सेल्स कितनी आएगी पर ईयर? कितनी यूनिट थी? 4,000 यूनिट्स पर ईयर। सेलिंग प्राइस एक्स है तो सेल्स कितनी हो जाएगी? 4,000 इंटू एक्स, मतलब 4,000 एक्स। ये आ जाएगी आपकी सेल्स। सेल्स में से क्या लेस करोगे आप? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 125 रुपये पर यूनिट दे रखी है। और कितनी यूनिट है? 4,000 यूनिट। पर ईयर की कितनी यूनिट है? 4,000 यूनिट है और 125 रुपये पर यूनिट दे रखी है। निकाल लो कितनी आई? 4,000 इंटू 125 करोगे तो ये आ गई 5 लाख रुपये। ये अपन ने लेस कर दी। क्या लेस करते हैं इसके बाद? एडिशनल फिक्स कॉस्ट। अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं क्या? नहीं करते, ये कुछ काम की नहीं होती। क्या लेस करोगे? एडिशनल फिक्स कॉस्ट। कितनी दे रखी है? 1,12,500 पर ईयर, तो माइनस एडिशनल फिक्स कॉस्ट 1,12,500 पर ईयर की, ये लेस कर दी अपन। इसके अलावा क्या लेस करेंगे अपन? डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। मशीन की कीमत दे रखी है 12,50,000, लाइफ 4 साल की दे रखी है। मान लो एसएलएम मेथड फॉलो करता है। कौन सा मेथड फॉलो करता है ये? डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम मेथड। तो क्या लेस करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। 12,50,000। कोई सैलवेज वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ कितनी है? 4 ईयर्स। एसएलएम मेथड ऐसे तो निकालते हैं अपन, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो निकालो डेप्रिसिएशन कितना आया? तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 3,12,500 का आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस एडिशनल फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 4,000 एक्स माइनस 5 लाख 3 8 लाख 9 लाख 25,000, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से क्या लेस कर दो? पीबीटी में से। पीबीटी आपका आ गया 4,000 एक्स माइनस 9,25,000। क्या लेस कर दो इसमें से? इसमें से लेस कर दो टैक्स। कितना परसेंट दे रखा है टैक्स? 30%। 30% करो इसका, पीबीटी का 30% करो। कितना आया? 4,000 का 30% करोगे तो 1,200 एक्स माइनस 9,25,000 का 30% करोगे तो कितना आएगा? 9,25,000 का 30% करो, जो फिगर आया वो लिख देना यहाँ पे। 3,08,000 3,35,000 आएगा। 3,35,000 आ जाएगा 30%। 3,35,000 आ जाएगा 30% लेस करते ही।
पीबीटी में से टैक्स लेस करो, 4000 एक्स में से 1200 एक्स लेस करोगे तो कितना बचेगा 2800 एक्स, 2800 एक्स माइनस 9,25,000 में से माइनस माइनस कर दोगे, ये प्लस हो जाएगा एक तरीके से, 3,25,000 प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा 9,25 में से 3,35 लेस कर दोगे तो माइनस का कितना बचेगा, निकालो। 3,25 लेस किया 6,00,000, 5,90,000 ये बचेगा 2800 एक्स माइनस 5,90,000, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आप ऐड कर दो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना था 3,12,500, ये डेप्रिसिएशन ऐड किया तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका। करके देखो 2800 एक्स माइनस प्लस, अभी भी माइनस ही रहेगा क्योंकि फिगर ऊपर माइनस वाली बड़ी है, तो कितना बचा 590 में से 3,12 हटाओगे तो 1,70,000, 1,77,500, 1,77,500 ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अभी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया है, अभी आपको क्या करना है पीवी ऑफ इनफ्लो। ये कैसे होता है, ये आपका पर ईयर का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया पर ईयर का, इसको 4 साल के पीवी से इंटू कर दो, 4 सालों का आपका क्या आ जाएगा पीवी ऑफ इनफ्लो आ जाएगा, क्योंकि हर साल आपका यही तो हो रहा है, हर साल आपको जो सेल वगैरह हो रही है 4,000 यूनिट की हो रही है, हर साल वेरिएबल कॉस्ट भी 125 आ रही है, हर साल एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी 1,12,500 की आ रही है, तो ये तो 1 साल का आया है, इसको 4 साल के पीवी से इंटू कर दो। 4 साल का पीवी कितना दे रखा है 2.854, 2.854 से इंटू कर दो, ये आपका पीवी ऑफ इनफ्लो आ जाएगा। इसको इसके इक्वल रख देना, इन दोनों को इक्वल रख देना, आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स, ये तो आप कर ही सकते हो कैलकुलेटर पे सोल्व। तो जो एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में आएगी वो आएगी 276.06, ये आंसर आएगा आपका। सेलिंग प्राइस क्या रहेगी 276.06, आप इसको सोल्व करके देख लेना, एक्स की वैल्यू निकाल के देख लेना, यही आंसर आएगा 276.06। तो ये था मोर देन 1 ईयर वाला आरओआई का क्वेश्चन। मोर देन 1 ईयर आरओआई में बस आपको बात क्या याद रखनी है, जो फिक्स कॉस्ट लेस करो एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट लेस करना, अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट आपको लेस नहीं करनी। और इसमें जो अपन आरओआई की रेट लेंगे वो हमेशा आफ्टर टैक्स ही यूज़ करेंगे, उसमें तो अपन बिफोर टैक्स यूज़ करते थे, जो सिंगल ईयर वाला क्वेश्चन होता था ना सिंपल क्वेश्चन, तो उसमें तो बिफोर टैक्स यूज़ करते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमेशा आफ्टर टैक्स वाली रेट ही यूज़ करेंगे। जैसा आप कैपिटल बजटिंग में करते थे सेम वैसा का वैसा कंसेप्ट यहाँ फॉलो करना है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जो कैपिटल बजटिंग में फॉलो करते थे टेक्निक सेम वो की टेक्निक यहाँ फॉलो करनी है। और एक बात और, अगर आपको क्वेश्चन में कोई संक कॉस्ट दे रखी हो, संक कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट दे रखी हो जो आप ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हो, जैसे रिसर्च की कॉस्ट, डेवलपमेंट की कॉस्ट, जो आपके फ्यूचर में डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब ऑलरेडी आप खर्च कर चुके पैसा, अब वो पैसा कुछ काम का नहीं है, वो एक तरीके से खर्च हो चुका, तो उस कॉस्ट को भी आपको क्या करना है इग्नोर। जैसे मान लो आपने इस मशीन को बनाने के लिए 2 लाख रुपये रिसर्च में खर्च कर दिए, इस मशीन को बनाने की कौन सी मशीन थी ये, जो आप 12,50,000 की जो मशीन बनाओगे, परचेज करोगे या परचेज करोगे, तो परचेज करने से पहले आपने रिसर्च करी इस प्रोडक्ट को बनाने की, तो प्रोडक्ट को बनाने में आपने 2 लाख रुपये खर्च कर दिए, रिसर्च करने में, प्रोडक्ट की रिसर्च करने में 2 लाख खर्च कर दिए, तो 2 लाख रुपये की कॉस्ट इस क्वेश्चन में नहीं आएगी, उसको क्या करना है आपको इग्नोर करना है। तो संक कॉस्ट भी क्या करनी है आपको इग्नोर करनी है, तो संक कॉस्ट इग्नोर करनी है और एक अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट इग्नोर करनी है आपको, क्योंकि कैपिटल बजटिंग टेक्निक में दोनों चीज़ें अपन इग्नोर करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, बाकी ये इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा अपन मेथड्स में वापस आ जाते हैं, तो आरओआई के दोनों मेथड अपन ने देख लिए, सिंपल वाला भी देख लिया, मोर देन 1 ईयर वाला भी देख लिया। अब कंपटीशन बेस्ड मेथड होता है, ये जो कॉस्ट बेस्ड था ये तो क्या था पूरा प्रैक्टिकल, मतलब ये तो प्रैक्टिकल है पूरा। कंपटीशन बेस्ड मेथड एक तरीके से थ्योरी टाइप का होता है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काम का होता है। 2 मेथड होते हैं कंपटीशन में, एक तो होता है गोइंग रेट प्राइसिंग और एक सील बिड प्राइसिंग। मैं आपको ये समझा देता हूँ, देखो यहाँ लिखे हुए हैं कंपटीशन बेस्ड मेथड में गोइंग रेट प्राइसिंग, एक सील बिड प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग में आप क्या करते हो, जो आपकी इंडस्ट्री में बाकी लोग चार्ज करते हैं प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसका आप एवरेज कर लेते हो और वही आप सेलिंग प्राइस चार्ज करते हो। जैसे मान लो आप सीमेंट इंडस्ट्री में हो, तो सीमेंट इंडस्ट्री में आपके बाकी सारे कंपटीटर हैं, अंबुजा सीमेंट, जेके सुपर सीमेंट, बिरला सीमेंट। मान लो अंबुजा सीमेंट एक कट्टे के 400 रुपये चार्ज करता है, जेके सुपर 420 करता है, बिरला सीमेंट 380 करता है, तो आपने 400, 420, 380 का एक एवरेज कर दिया, वो क्या हो जाएगी गोइंग रेट प्राइसिंग। तो गोइंग रेट प्राइसिंग में क्या करते हो आप, आपकी इंडस्ट्री में जो बाकी कंपटीटर है वो क्या प्राइस चार्ज करते हैं, उन सब का एक आप सिंपल एवरेज कर लेते हो और वो आपकी आ जाती है सेलिंग प्राइस। ये होता है गोइंग रेट प्राइस। ये देख लो, ये लिखा हुआ है इसमें, एवरेज लेवल चार्ज बाय द इंडस्ट्री, एवरेज लेवल
चार्ज बाय द इंडस्ट्री। दूसरा होता है सील्ड बिड प्राइसिंग। एक गोइंग रेट तो अपन ने देख लिया, दूसरा क्या होता है कंपटीशन बेस्ड मेथड, सील्ड बिड प्राइसिंग। ये सील्ड बिड प्राइसिंग काम आता है टेंडर्स में, बिड्स वगैरह में। किसमें काम आता है? टेंडर्स या बिड्स। देखो ये रहा, बिड्स वगैरह में क्या आता है, ये मेथड काम आता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने एक बिड निकाली, एक गवर्नमेंट कंपनी ने बिड निकाली या टेंडर निकाला, गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट का टेंडर निकाला, खुद की ऑडिट का टेंडर निकाला। तो गवर्नमेंट कंपनी ने एक टेंडर निकाला ऑडिट करवाने का। अब आपको पता चला आपका जो कंपटीटर है, अब एक सामने वाली एक सीए फर्म है जो आपका कंपटीटर है, उसने वो टेंडर में जो प्राइस भरी है ऑडिट की प्राइस वो भरी है 5 लाख रुपए। अब आपको वो बिड चाहिए, वो टेंडर चाहिए आपको, तो आपने क्या किया, आपको डिटेल तो पता चल गई उसने 5 लाख भरी है और उससे ज़्यादा किसी ने भरी भी नहीं है, तो आपने 5 लाख की जगह 4 लाख, आपने जो टेंडर भरा उसमें कितनी प्राइस भरी, आपने ऑडिट फीस कितनी भरी, 4 लाख। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती हैं, जिसका टेंडर सबसे कम रेट का आता है उसको टेंडर दे देती है, जिसका ऑफर सबसे कम रेट का आता है उसको टेंडर देती है। अब आपने 4 लाख भरा तो मतलब वो गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑर्डर था, ऑडिट वाला जो केस था वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने कम प्राइस पे टेंडर भरा है तो वो आपको मिल जाएगा। तो गोइंग रेट सील बिड प्राइसिंग में क्या होता है कि ये टेंडर या बिड में काम आती है ताकि वो टेंडर या बिड आपको मिल जाए। अब आपको मिलेगा कैसे, तो आप क्या करो, जितना कंपटीटर ने प्राइस सेट किया है उस टेंडर में उससे कम आप सेट कर दो। अब ये सेट कैसे पता चलेगा कंपटीटर ने कम सेट किया है, इसके लिए तो आपको डिटेल निकलवानी पड़ेगी, आपको उनसे आपके जानकारों से क्या निकालनी पड़ेगी, डिटेल निकलवानी पड़ेगी कि कंपटीटर ने कितनी प्राइस भरी है। आप क्या करो, उससे कम सेलिंग प्राइस सेट करो। कंपटीटर ने 5 लाख सेट किया है तो आप 3.5 लाख सेट कर दो, 4 लाख सेट कर दो, 4.5 लाख सेट कर दो, लेकिन कंपटीटर से कम सेट करो ताकि वो टेंडर आपको मिल जाए, आपके कंपटीटर को मिलने के बजाय आपको मिल जाए। तो ये होती है सील बिड प्राइसिंग। सील बिड प्राइसिंग में क्या करते हैं, टेंडर बिड में काम आती है, जितना प्राइस कंपटीटर ने सेट किया उससे आपको लो सेट करनी होती है ताकि वो टेंडर आपको मिल जाए। ये होती है सील्ड बिड प्राइसिंग। ये क्या होती है, सील्ड बिड प्राइसिंग। तो गोइंग रेट भी देख ली और सील बिड। गोइंग रेट में क्या था, जो आपके कंपटीटर अपनी इंडस्ट्री में जो चार्ज करते हैं उसका आप एवरेज कर लो, वो प्राइस आप चार्ज कर लो। सील बिड किस में काम आती है, टेंडर या बिड में। जितना प्राइस कंपटीटर ने सेट किया है उससे कम आप सेट कर दो ताकि वो टेंडर आपको मिल जाए। ये होती है सील्ड बिड प्राइसिंग। एक लास्ट मेथड होता है वैल्यू बेस्ड मेथड। ये नया मेथड आया है, इसमें आपको क्या करनी पड़ती है, मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। इसको भी अपन एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा काम का मेथड नहीं है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड। इसमें सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। देखो ये लिखा हुआ है, मार्केट रिसर्चिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस मेथड। बिना रिसर्च के ये मेथड हो ही नहीं सकता। और रिसर्च करने के बाद आपको क्या निकालनी पड़ती है, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। क्या निकालनी पड़ती है, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू निकलती कैसे है, इसका फॉर्मूला दे रखा है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू का, सबसे पहले आपको देखना पड़ता है आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो या जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो उसका सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। तो जो अवेलेबल है वो प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है। जैसे मान लो आप एक फ़ोन लॉन्च करना चाह रहे हो, वीवो वाला मान लो एक फ़ोन लॉन्च करना चाह रहा है, तो वो देखेगा उसका वीवो जो फ़ोन लॉन्च करना चाह रहा है उसका जैसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है क्या। उसने देखा वीवो ने कि हाँ ऐसा प्रोडक्ट तो रियलमी ने लॉन्च कर रखा है, तो रियलमी ने जो लॉन्च कर रखा है वो कितनी प्राइस पे लॉन्च कर रखा है, वो होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मान लो रियलमी ने लॉन्च कर रखा है वो फ़ोन 20,000 रुपये में, तो 20,000 क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। प्लस इसमें क्या ऐड करना है आपको, वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, आप उस फ़ोन में एडिशनल फीचर क्या क्या दोगे। मार्केट में तो एक फ़ोन आ ही रखा है, प्लस उसमें आप एडिशनल फीचर क्या क्या दोगे। मान लो जो रियलमी ने लॉन्च कर रखा है उसमें वो 48 मेगापिक्सल कैमरा देता है, लेकिन आप 64 मेगापिक्सल कैमरा दोगे। रियलमी जो फ़ोन लॉन्च कर रखा है उसमें वो फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देता, लेकिन आप फिंगरप्रिंट सेंसर दोगे। तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर दोगे, जो आप एक्स्ट्रा कैमरा दोगे, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो आप ऐड कर दो। मान लो उनकी कॉस्ट है 4,000 रुपये, तो 4,000 ऐड कर दी, तो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 प्लस 4,000 24,000 रुपये क्या आ गई, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू आ गई। या मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो मार्केट में एक वोल्टास का एसी आता है, सिंगल इन्वर्टर एसी, जो वोल्टास वाला बेचता है 30,000 रुपये में। अब एलजी अपना एसी लॉन्च करना चाहता है, एलजी अपना एसी लॉन्च करना चाहता है, तो एलजी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू निकालना चाहता है। कौन सा मेथड फॉलो करना चाहता है, मार्केट वाला मेथड फॉलो करना चाहता है, तो वो क्या निकालना चाहता है, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। तो एलजी ने देखा कि वोल्टास वाला कितने में बेच रहा है, 30,000, सिमिलर प्रोडक्ट है वोल्टास का 5 स्टार एसी 30,000 का आ रहा है, तो 30,000 रुपये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इसमें एलजी क्या ऐड कर देगा, जो एडिशनल फीचर एलजी वाला अपनी एसी में देगा। मान लो एलजी अपनी एसी में डबल इन्वर्टर देगा, वोल्टास सिंगल इन्वर्टर देता था, एलजी क्या देगा, डबल इन्वर्टर देगा, और साथ में वाईफाई कनेक्टिविटी देगा। तो जो डबल इन्वर्टर देगा, जो वाईफाई कनेक्टिविटी देगा, उसकी एडिशनल वैल्यू कितनी हुई, उसका एडिशनल कॉस्ट कितनी आई, वो ऐड कर दो। वो मान लो एलजी की आई 5,000 रुपये, तो 30,000 प्लस 5,000 35,000 क्या आ जाएगी, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। अब निकालना पड़ेगा आपको परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू क्या मतलब होता है
कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी है। मान लो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 35,000 आ गई, और जो परसीव्ड वैल्यू कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए पैसा देने के लिए रेडी है वो मान लो है 32,000 रुपये। कितना देने के लिए रेडी है? 32,000। ये आ जाएगी परसीव्ड वैल्यू। इसके बाद आपको क्या डिसाइड करनी पड़ेगी? प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी। प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? मान लो आपकी कॉस्ट आई थी इस एसी को बनाने की 26,000। कितनी आई थी एसी को बनाने की? एलजी की कॉस्ट आई थी 26,000। तो आप जो प्राइस डिसाइड करोगे वो इन दोनों के बीच में डिसाइड करोगे, जितना कस्टमर देने के लिए रेडी है उसके बीच में और जितनी कॉस्ट आई इन दोनों के बीच में। परसीव्ड वैल्यू से थोड़ा कम रखना और कॉस्ट से ज़्यादा रखना। कॉस्ट से ज़्यादा रखोगे तभी प्रॉफिट होगा, और परसीव्ड वैल्यू से थोड़ा कम रखना ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। तो इन दोनों के बीच में प्राइस डिसाइड करोगे, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड। सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। कैसे निकालोगे? सामने वाली जो कंपनी है कंपेरेबल प्रोडक्ट बनाती है उसका प्रोडक्ट का वैल्यू ले लो, उसकी सेलिंग प्राइस ले लो, और अपना जो आप एडिशनल फीचर देने वाले हो वो ऐड कर दो, वो आ जाएगी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। फिर परसीव्ड वैल्यू कैसे निकालोगे? कस्टमर कितना पैसा देने के लिए रेडी है, ये पता कैसे चलेगा? रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी आपको, तब जाके पता चलेगा। फिर आपको कॉस्ट क्या डिसाइड करनी है? सेलिंग प्राइस। कैसे डिसाइड करोगे? परसीव्ड वैल्यू से थोड़ा कम और कॉस्ट से ज़्यादा। परसीव्ड वैल्यू और कॉस्ट के बीच में आपको क्या डिसाइड करनी पड़ेगी? सेलिंग प्राइस। ये आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस किसके अकॉर्डिंग? वैल्यू बेस्ड मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये था वैल्यू बेस्ड मेथड। ये मार्केट रिसर्च के ऊपर डिपेंड होता है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके अभी तक कोर्स में दे नहीं रखा, सारे क्वेश्चन इसी मेथड पे दे रखे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये था आपका चैप्टर प्राइसिंग डिसीजन में प्राइसिंग मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर प्राइसिंग कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके मेथड्स थे। अब इसके क्वेश्चन काफ़ी सारे आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इस चैप्टर का वेटेज आता है 10 to 20 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज रहता है। थैंक यू।